तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने पहला पार्ट ऑलरेडी हमने मतलब कि कर चुका है, तो दूसरा पार्ट करते हैं इस चैप्टर का, जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो अगर आप लोगों को पहले का ग्लास स्लैब का याद होगा तो ये काफ़ी कुछ सिमिलर है। देखो कुछ खास अंतर नहीं है इनमें, क्योंकि ये रहा प्रिज्म, ठीक है। और इस प्रिज्म में बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, इसको ध्यान से समझना, अदरवाइज़ यहाँ कन्फ्यूज़ होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझो कि पी क्यू जो आप देख रहे हो, राइट, ये इंसिडेंट रे है, या यूँ कहूँ मैं, चलो स्टार्टिंग से आपको कहता हूँ कि जैसे मान लो आप एक प्रिज्म को रखे हो, बिल्कुल वैसे ही प्लेस करना है जैसे इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर पी और क्यू जो है, इस पॉइंट पे आप दो पिंस रखोगे, ठीक है। अब यहाँ से उसे देखोगे, दिस इज़ द पॉइंट टू व्यू। कहाँ से? इस तरफ से जब आप उसे देखते हो, ठीक है, तो आपको वो दिखाई देगा, सीधी बात है। और उसके स्ट्रेट लाइन में जहाँ पर वो दिखाई देगा, आप दो पिंस और लगाओगे, आर और एस, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको या प्रिज्म को जो है वो उठा लोगे। और हाँ, जिस तरह से हमने ग्लास स्लैब में किया था, आपको प्रिज्म की भी आउटलाइन बनानी है। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, ABC, वैसे ही एक आउटलाइन आपको बनाना है और फिर उसे आप प्रिज्म को हटा लीजिए, तो आपको फिगर इस तरह का दिखाई देगा। ऑब्वियसली इफ़ यू हैवंट जॉइंड द पॉइंट्स तो इट विल नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक दिस। पर आप क्या करोगे, PQ को ज्वाइन कर दोगे इस तरह से, RS को ज्वाइन कर दोगे इस तरह से। तो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा ये देखकर कि जो लाइन आपको स्ट्रेट लग रहा था, एक्चुअल में वो स्ट्रेट नहीं है, बल्कि लाइट जो है वो ऑब्वियसली जा तो ऐसे रहा है, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज़ लाइक दिस। तो ये आपको स्ट्रेट फील हो रहा था, बट इट इज़ अ रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब क्या चीज़ें करनी है, अब जिस लाइन में आप बढ़ रहे थे, आप उसी में डॉटेड लाइन बढ़ा के आगे बढ़ा दीजिए H तक, ठीक है। और जो लाइन आपका एक्चुअल में बना, या मैं कह रहा हूँ RS, जो ये लाइन एक्चुअल में बना, उस RS को भी आपको ज्वाइन कर देना है यहाँ पर G के साथ। आई होप इट इज विजिबल, ये G के साथ कर देना है, ठीक है। क्या पता चला इससे, टर्म्स को समझिए ध्यान से। ओके, व्हाट आर द टर्म्स? PE इज़ द इंसिडेंट रे, ऑब्वियसली। EF, व्हाट इज़ EF? EF इज़ द रिफ्रैक्टेड रे। इसको भी आप ज्वाइन करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि जब सभी को ज्वाइन करना है तो। EF इज़ द रिफ्रैक्टेड रे, पे अटेंशन, रिफ्रैक्टेड आई एम सेइंग। FS, ये जो पूरी तरीके से फाइनल रे बाहर की तरफ निकल रहा है, इसे एमर्जेंट रे कहते हैं। एमर्जेंट रे, टर्म्स को ध्यान देना है, टर्म्स ही साइंस में मार्क्स दिलाते हैं बच्चे लोग, तो टर्म्स को ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है। ये जो होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। ये जो होता है वो है एंगल ऑफ प्रिज्म। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप बोलोगे सर आई कहाँ पर है, क्या है? ये देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? ये जो आपको दिख रहा है, आई तो मैंने बता दिया, खैर चलो। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो सबसे पहले इस सरफेस पे हो रहा है ना, AB पे, इसलिए ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद क्या टर्म इंपॉर्टेंट है, देखो, एंगल ऑफ इमर्जेंस। जो फाइनल रे बाहर की तरफ जा रहा है, उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। जितना मुझे जानकारी है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं ना। एंगल ऑफ डेविएशन, देखो, रे जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, वुड बी, यस, द रे वॉज अबाउट टू गो इन दैट डायरेक्शन, बट ड्यू टू प्रिज्म, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, इट इज़ गोइंग नाउ इन दिस डायरेक्शन। तो इस रे जिसमें अब जा रहा है और वो रे जिसमें उसे जाना चाहिए था, जो एंगल है उतना ही तो वो डेविएट किया ना अपने रास्ते से। समझ पा रहे हो बातों को मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वो गया एक्चुअली में, और जिस डायरेक्शन में उसे जाना चाहिए था, इन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। दैट्स ऑल आई थिंक। इससे ज़्यादा क्या समझाऊँ मैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। और ये सारा चीज़ जो है वो इसमें लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, आप पढ़ सकते हो। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, मीन्स ऑब्वियसली इट इज़ इंपॉर्टेंट, बट रीडिंग लाइन बाय लाइन इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। देखो, ग्लास प्रिज्म में एक बहुत ही अच्छा फेनोमेना होता है कि जब भी उससे हम वाइट लाइट पास करें, तुम बोलोगे सर लाइट सफ़ेद कहाँ दिखता है, क्या दिखता है? अरे वाइट लाइट मतलब नॉर्मल लाइट जो सन से आती है, ठीक है, ठीक है। उसको जब तुम प्रिज्म से पास करोगे तो उसमें से 7 रंग निकलते हैं, राइट। तो ये जो एक्टिविटी है, ये बस यही बताता है कि जब एक ग्लास प्रिज्म में वाइट लाइट पड़ता है तो उससे 7 कलर निकलते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। वाई दिस हैपन्स? द रीज़न इज़, यहाँ ध्यान दो, प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर्स। या ऑब्वियसली वी आर सीइंग दैट बैंड ऑफ कलर्स हियर, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है,
यहाँ पे दिख रहा है हमको बैंड ऑफ कलर्स। तो ये स्टार्ट होता है, देखो नीचे वायलेट होता है और सबसे ऊपर रेड होता है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि विबग्योर ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर से नहीं होता, ये नीचे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन लाइट्स को विबग्योर कहा जाता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे द एक्रोनिम विबग्योर विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। करेक्ट है, चलो बढ़िया। और इस बैंड ऑफ लाइट का जो कलर्ड कंपोनेंट्स हैं, और सिंपली द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। तो नाम याद रखो, स्पेक्ट्रम, द बैंड ऑफ 7 लाइट्स इज द स्पेक्ट्रम। ठीक है, ठीक है। और जो लाइट स्प्लिट होता है ना 7 कलर में या कंपोनेंट कलर्स में या 7 कलर्स में बेसिकली, उसे हम कहते हैं डिस्पर्सन। सो दिस फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट इन दिस। करेक्ट है, ओके। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। ये अलग अलग एंगल में बेंड होते हैं। अब बेंड होने का कारण क्या? ठीक है, वो देखते हैं बाद में, चलो ठीक है। तो रेड लाइट सबसे कम बेंड होता है, इसलिए सबसे ऊपर रहता है, और वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होता है, इसलिए सबसे नीचे रहता है। दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि आइजैक न्यूटन ने एक बार क्या किया था कि उन्होंने कलर को स्प्लिट करने का कोशिश किया था प्रिज्म से, प्रिज्म के थ्रू। यस, और उन्होंने क्या किया कि एक उल्टा आइडेंटिकल प्रिज्म को उल्टा रख दिया। तो क्या हुआ, सारा जो कलर स्प्लिट हुआ था वो वापस वाइट हो गया। हाँ ये रहा, मैं ये डायग्राम ही खोज रहा था। ठीक है, तो जो लाइट डिस्पर्स हुआ था पहले प्रिज्म से, एक इस प्रिज्म को उल्टा रखते ही वो सारा वाइट लाइट दोबारा सारा डिस्पर्स्ड बैंड ऑफ कलर्स जो थे वो दोबारा रिकलेक्ट होके वाइट लाइट बन के बाहर आ गया। इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, ओके। बस ये फिनोमेना जान लो फिलहाल के लिए, इतना इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आ भी गए तो आप लिख सकते हो, बहुत ईजी कंसेप्ट है। ठीक है, यस। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि रेनबो में या मैं ये कह सकता हूँ कि रेनबो किस तरह से प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। हम रेनबो में भी तो बैंड ऑफ कलर्स दिखते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो बारिश की वजह से ही वो बैंड ऑफ कलर्स दिख रहा है। वो किस तरह से एक प्रिज्म का काम करेंगे, देखो मान लेते हैं ये हमारा एक रेन ड्रॉप है, राइट। और अगर ये रेन ड्रॉप है और सनलाइट यहाँ से आ रहा है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि सनलाइट शुड बी फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, राइट। इन अ पर्टिकुलर एक रेन ड्रॉप कह सकते हैं हम, इफ द रेन ड्रॉप इज एक्टिंग लाइक अ प्रिज्म देन सनलाइट शुड बी कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू सी व्हाट, इन ऑर्डर टू सी अ स्पेक्ट्रम, राइट। एक रेनबो देखने के लिए सनलाइट को अपोजिट डायरेक्शन से आना ज़रूरी है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन से नहीं आ रहा और अगर सनलाइट उसी डायरेक्शन में, कहने का ये मतलब है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर सन यहीं पर है और उसी डायरेक्शन में बारिश हो रही है, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, तो सन और रेन आपके लिए तो एक ही डायरेक्शन में है, तो आपको रेनबो नहीं दिखाई देगा। वो यहाँ कोई खड़ा है तो उसको दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आप रेनबो देखना चाहते हो तो सनलाइट हमेशा दूसरे डायरेक्शन में होना चाहिए या अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए फ्रॉम द रेन ऑब्वियसली, तब जाके ही आपको वो दिखाई देगा। ये तो हुआ एक कॉमन सी पर बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमको रेनबो दिखाई देता है। देखो सबसे पहला यहाँ पर क्या होता है, मैं और जूम इन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है और साथ ही साथ डिस्पर्सन भी हो रहा है। ये ध्यान देना, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन दोनों ही हो रहा है। आप कह सकते हो कि हाँ भाई चलो डिस्पर्सन हो रहा है, राइट। तो देखो सनलाइट आ रहा है, वाइट लाइट जो है वो अलग अलग कलर्स में बट रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, और ये रिफ्रैक्ट हो रहे हैं। रिफ्रैक्ट इसलिए हो रहे हैं बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है, राइट। फ्रॉम एयर टू वाटर जा रहा है लाइट, इसलिए वो रिफ्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट में इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट। रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसे कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो सेम मीडियम में हो रहा है ना, सेम मीडियम में हो रहा है। यहाँ तो मीडियम क्रॉस कर नहीं रहा ये रे, ये तो इसी वाटर में ही है, या कह सकते हैं हम इस रेन ड्रॉप में ही है। तो क्योंकि वो सेम मीडियम में है तो इसको हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि रे ऑफ लाइट जो है वो वाटर के मीडियम से या रेन ड्रॉप से बाहर निकल के फिर एयर में जा रहा है, यानी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है। करेक्ट है, ये हमने ऑलरेडी इसके पहले किया हुआ है लाइट चैप्टर में। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। तो 3 चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं? पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीसरा फिर रिफ्रैक्शन। और इन 3 चीज़ों की वजह से ही हम जो डिस्पर्स लाइट है, जिसको हम कह सकते हैं कि बैंड ऑफ लाइट है, जिसको हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम है, उसे हम देख पाते हैं।
ठीक है, यहाँ मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ उस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं अंडरलाइन और हाईलाइट कर रहा हूँ, आप उसका नोट्स भी बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक स्मॉल प्रिज्म्स, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन, ओके, व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। दोबारा से उसको रिफ्रैक्ट करते हैं। तो 3 बार होती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके बाद एक और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपने समझ लिया, ये 3 चीज़ें मैंने बताया अभी। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अंडरलाइन करना है, ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। सन के डायरेक्शन के अपोजिट में होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बोलोगे क्या सर सिर्फ बारिश में ही रेनबो दिखता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप पानी की छींटे मारो ना, आप फाउंटेन में जाओ, किसी पार्क में जाओ, वहाँ फाउंटेन है तो वहाँ जाओ, बस अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, या जिस डायरेक्शन में सन है उसी डायरेक्शन में आप खड़े होकर देखो, आपको रेनबो दिखेगा। मैंने क्या कहा, समझ गया ना? जिस डायरेक्शन में सन है यानी सन अगर आपके सर के ऊपर है और रेनफॉल आपके बाहर आपके सामने हो रहा है या फाउंटेन आपके सामने है, तो आपको रेनबो दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली लिखा हुआ है, बहुत बुद्धिजीवी बच्चे हैं वो बोलेंगे सर आपने गलत पढ़ा दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सन शुड बी बिहाइंड यू। अरे आप यहाँ पर अगर खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो और सन अगर आपके पीछे है, कहने की बात यही है कि आप दोनों का डायरेक्शन सेम है। रेनफॉल इस डायरेक्शन में है या फाउंटेन इस डायरेक्शन में, आप लोगों का डायरेक्शन तो सेम है। आप तो रेन के लेफ्ट साइड में हो या रेन के फ्रंट में हो, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब सन को उल्टे दिशा में नहीं होना चाहिए, बस वो आपके सर के ऊपर हो, आपके पीछे हो, दैट डजंट मैटर्स। ओके, आई होप नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर, सो नो डाउट टिल नाउ। ओके, लेट्स प्रोसीड। यस, दिस कंसेप्ट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन इसमें सिर्फ देखो बहुत आते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम किसको कहते हैं, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कई सारा इफेक्ट है जो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, टिंडल इफेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो आप आगे देखते हैं। बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में तो ये दोनों चीज़ें ही आएंगी, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है और एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट है। ठीक है, देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि रिफ्रैक्शन का रीज़न क्या है, तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बहुत बच्चे बोलेंगे सर डेंसिटी में चेंजेस आती है, इस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। एकदम सही जवाब है, बिल्कुल सही। ठीक है, पर यहाँ पर एटमॉस्फेयर में क्यों रिफ्रैक्शन होता है? देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोगों ने जब बहुत गर्म हवा चलती है तो आप देखे होंगे कि बहुत ही वेवी टाइप चीज़ें दिखती हैं, राइट? वेवी टाइप चीज़ें दिखती हैं, करेक्ट है। या जब कोई चीज़ आग वाग जलाते हो तो आग के ऊपर की चीज़ों को अगर आप देखोगे तो वो झिलमिल झिलमिल करते हैं या बहुत ही वी फ्लक्चुएटिंग टाइप लगते हैं। क्यों? बिकॉज जो एयर गर्म हो जाती है, चाहे वो गर्म हवाओं की वजह से हो या आग की वजह से हो, द हॉटर एयर इज़ लाइटर देन कूलर एयर अबव इट एंड इट हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर। इसकी वजह से तो जो अपरेंट पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, जो हम देखते हैं, जो हमको उस समय दिख रहा होता है, वो अपरेंट पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का, एक्चुअल पोजीशन नहीं होता, जिसकी वजह से उसका अपरेंट पोजीशन जो है फ्लक्चुएट करता रहता है और इसकी वजह से वीवी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल कंडीशन स्टेशनरी तो है नहीं, चेंज हो रहा है ना भाई, टेम्परेचर की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, कभी हवा जो है वो ठंडा हो गया, कभी हवा जो है वो गर्म हो गया। ठीक है, इस वजह से। यस, the twinkling of stars is a similar phenomenon in a much larger scale. Obviously, twinkling of stars, if I'll give you a particular, means obviously when I'll explain you this, then it will be more clear to you. Okay, तो चलो आ जाते हैं जल्दी से, हम ये एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है। देखो क्या होगा, ये रहा, जब हम अलग अलग रेज़ को क्रॉस करके स्टार की लाइट जो है वो हम तक आती है। अलग अलग रेज़ किसके हैं? एटमॉस्फेयर के हैं। भाई नाम जानते हो कि नहीं जानते हो? नाम जानना ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, जो भी है नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के ना, उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा सुंदर बनाने का कोशिश करूँ, वो बन नहीं रहा मुझसे, ठीक है, तो माफ़ करना। जैसे जैसे लाइट जो है वो रेस को क्रॉस करता है, लेयर्स को क्रॉस करता है, हम जानते हैं कि अर्थ के पास वाले लेयर जो होते हैं वो ज़्यादा डेंसर होते हैं। और यू नो दैट व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हर बार वो लाइट क्या होता है ना, वो बेंड होता जाता है नॉर्मल की तरफ, और वो बेंड होकर आपकी आंखों तक पहुंचता है। तो आप जब देख रहे होते हो लाइट को, तो वो तो इस तरह दिखाई देता है, वो लगेगा कि हाँ ये
तारा तो यहाँ पर है, स्टार तो यहाँ पर है, बट एक्चुअली में स्टार जो है वो उसके थोड़ा लोअर पोजीशन में है। आपको जो दिखता है अपरेंट पोजीशन वो उसका थोड़ा लिटिल बिट हायर पोजीशन रहता है। क्यों दिखता है ऐसा? ऑलरेडी मैंने बताया, क्योंकि वो लेयर्स को क्रॉस करके आता है और हर लेयर डेंसर होता जाता है जैसे आप अर्थ की तरफ बढ़ते हो, एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज द ओनली रीज़न। आराम से पढ़ सकते हो, मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, होता क्या है अब देखो, ट्विंकलिंग क्यों करता है भाई? ठीक है, एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट, जस्ट अ सेकंड, या एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली। ठीक है, वेरी कर रहा है ना, हर बार वो नॉर्मल की तरफ मुड़ रहा है, घूम रहा है, मुड़ रहा है, बेंड हो रहा है, तो अपरेंट पोजीशन जो होता है फ्लक्चुएट करता है। और स्टारलाइट जितने एंटर होते हैं हमारे आई में फ्लिकर करते हैं, तो कुछ समय में आपको वो ब्राइटर फील होंगे और कुछ समय में वो फेंटर फील होंगे, यानी जिसको हम कहते हैं ट्विंकलिंग, जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं भाई, हिंदी में समझ जाओ, छोड़ो हटाओ, मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड। तो उसे ट्विंकलिंग इफेक्ट कहा जाता है। क्यों ऐसा होता है? कंटिन्यूअस बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से कभी उसका पोजीशन क्लियर होता है, ब्राइट दिखता है, कभी उसका पोजीशन जो है वो फेंट दिखता है। बस यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, हाँ, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में नहीं भी आएगा तो नॉलेज बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये फ्यूचर में तुमको ज़रूर काम आएगा कि प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। देखो प्लैनेट को ना, ये हाईलाइट करने वाली चीज़ है, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेस ऑफ लाइट होते हैं। स्टार क्या होता है कि सिंगल सोर्स ऑफ लाइट हम उसको कंसिडर करते हैं क्योंकि बहुत दूर है, और प्लैनेट क्योंकि कंपेरेटिवली पास हैं, तो वो कलेक्शन ऑफ बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट सोर्स के कलेक्शन हो जाते हैं प्लैनेट्स। तो एक बार में अगर एक पॉइंट फेंट हुआ तो दूसरा तो ब्राइट है ना, अगर दूसरा ब्राइट फेंट हुआ तो तीसरा तो ब्राइट है ना। कहने का मतलब है कि जो ओवरऑल लाइट हमारे आंखों में पड़ता है उसमें कोई वेरिएशन हमको फील नहीं होता, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। दैट्स व्हाई, दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, तो टोटल लाइट जो प्लैनेट से आते हैं वो एवरेज आउट हो जाते हैं 0। ठीक है, वेरिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि लाइट ही 0 हो जाए तो प्लैनेट गायब हो जाएगा, वैसा नहीं है, ध्यान से समझो। तो टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट सोर्सेज विल एवरेज आउट टू 0। ठीक है, तो ये सारे ट्विंकलिंग इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं और हमको एकदम सही सही अच्छे से प्लैनेट जो है वो बिना किसी ट्विंकलिंग इफेक्ट के दिखता है। चलो बढ़िया, अब हम पढ़ेंगे एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, आखिर ये होता क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना पीछे, मतलब लेफ्ट साइड में, ये पूरी तरीके से इसे देख कर ही आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं, देखो आप यहाँ पर खड़े हो, जहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, हाँ गया भाई ये, हाँ जहाँ पर ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन और फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक लेयर्स, जो एग्जैक्टली हमने पढ़ा था कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में होता है, तो सन में भी कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होगा, राइट। कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होगा यानी लाइट बैंड होंगे। तो होता क्या है कि जब सूरज सन यहाँ पहुँच जाता है तो भी ड्यू टू कंटिन्यूअस बेंडिंग ऑफ लाइट हमें ऐसा फील होता है कि सन जो है उसके अपरेंट पोजीशन में दिखाई देता है, यहाँ दिखाई देता है, जबकि ऐसा है नहीं। एक्चुअली सन नीचे जा चुका है बिलो द हॉराइजन, बट इट इज़ स्टिल विजिबल ड्यू टू कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक लेयर्स। आई होप नाउ इट इज क्लियर। इसको कहते हैं डिलेड सनसेट। ठीक है, सन सेट होने के बाद भी आपको दिख रहा है, दैट इज़ डिलेड सनसेट। एंड व्हाट इज़ जो यहाँ पे देख रहे हो ना, डिलेड सनसेट के पहले एडवांस सनराइज़ क्या है? सेम कंसेप्ट आप सनराइज़ में भी तो लगा सकते हो कि सन अगर पहले मतलब यहाँ पर ही है, अभी वो हॉराइजन के ऊपर आया नहीं है, कि वो आपको ऑलरेडी दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसका अपरेंट पोजीशन देख रहे हो तो आपको लगेगा सन यहाँ है, पर एक्चुअली में सन यहाँ है, तो वो एडवांस सनराइज़ है। एक्चुअली राइज होने के पहले ही सन आपको विजिबल हो रहा है। यानी ये दोनों फेनोमेनन होते एक ही हैं, पर अपीयर होते हैं कि एज ए बिल्कुल अपोजिट चीज़ है। ठीक है, ठीक है, हो तो सेम ही चीज़ रहा है ना, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसको कहते हैं एडवांस सनराइज़। और शाम के टाइम में अगर आप देखते हो तो वो होता है डिलेड सनसेट। हाँ, मैं टाइमिंग का डिफरेंस बता देता हूँ क्योंकि वहाँ पे दिया है, ये रहा 2 minutes। दैट मीन्स sun is visible to us 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction. So basically if someone will ask what exactly is the impact of this advanced sunrise and delayed sunset or the time period, the time difference, that is only 2 minutes। ये 2 मिनट की बात है, मैगी का नूडल बनाने के जितना बात है, लेकिन ये बुक में दिया हुआ है, इसलिए ये मैटर जो है वो थोड़ा ज़्यादा गंभीर है, तो इसको आप पढ़ लोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं।
ठीक है, हम क्वेश्चंस बनाते भी हैं तो हमको पता है, हम बोर्ड में नहीं बनाते पर हम क्वेश्चंस बनाते हैं बच्चों के लिए, तो हमको पता है कि क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ नाउ ये तो क्लियर है। चलो ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे आ जाते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप लोगों ने डिस्पर्सन ऑफ लाइट तो पढ़ा, बट स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप लोगों ने नहीं पढ़ा। क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? देखो, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, मैं ये कर देता हूँ हाईलाइट, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके एटमॉस्फेयर में रहते हैं, चाहे वो स्मोक बोलो, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बोलो, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, कुछ भी। तो जब भी लाइट उनसे पास होता है तो क्या होता है ना कि वो लाइट का जो पाथ है वो हमको दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्यों दिखाई देना शुरू हो जाता है? क्योंकि इतने सारे पार्टिकल उसमें हैं एटमॉस्फेयर में, इसलिए। ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और लाइट को रिफ्लेक्ट करने के चक्कर में वो दिखते भी तो हैं। मैं अगर आपको दिखूंगा, आप मुझे अगर देखोगे मेरे सामने आके, तो मैं इसलिए ही दिख पाता हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि मैं लाइट को रिफ्लेक्ट करता हूँ। अगर मैं लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैं शायद दिखूंगा ही नहीं, शायद क्या, मैं दिखूंगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लाइट का पाथ इसलिए ही विजिबल होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में कई सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं होते तो हमको वो लाइट का पाथ जो है वो दिखाई नहीं देता। इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट, और इसी को ही आप कह सकते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो बेसिकली ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। टिंडल इफेक्ट जो है वो उस फेनोमेनन को कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हो, द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलोइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा ही है 9th क्लास में ना कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलॉइड। यस, पढ़ा है ना, बस उसी चीज़ को ही समझना है। तो कुल मिला के बात यह है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पाथ ऑफ पार्टिकल्स विजिबल, एंड अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली द पाथ इज ऑल्सो विजिबल। नहीं बढ़ेगा, अंधेरे रूम में आप छोटा सा होल कर दो, लाइट का पाथ बहुत अच्छे से दिखाई देगा क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स में दिखाई देते हैं, इस तरह की चीज़ें। इसलिए अगर आप देखो तो बहुत टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं फॉग में। ठीक है, मिस्ट में। बेसिकली हम उसे हिंदी में जैसे कहते हैं ना, कुहासा है या फॉग है, जो भी आप लोकल भाषा में कहते हो, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो लाइट को बहुत अच्छे से स्कैटर करते हैं। और एक चीज़ है, जैसे ये बहुत सारी सिचुएशनल चीज़ें हैं जो अगर आप लोगों ने अपने लाइफ में देखा होगा तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। जैसे रात में अगर आप जा रहे हो, किसी कार का हेडलाइट से जो लाइट आ रहा होता है, ठीक है, खासकर एक फॉगी नाइट में कार के हेडलाइट में या टॉर्च की लाइट में अगर आप देखो तो पाथ बहुत अच्छे से विजिबल होता है क्योंकि उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होता है एटमॉस्फेयर में, राइट, तो वो और अच्छे से विजिबल हो पाता है। इसी को ही कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड दैट पर्टिकुलर इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, दैट्स ऑल, वही है। अब देखो, ये कंसेप्ट से ना दो चीज़ें आपको पता करना है। कौन सा कंसेप्ट है? देखो, मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। जितना साइज होगा स्कैटरिंग पार्टिकल्स का, उसके अकॉर्डिंग ही स्कैटर्ड लाइट का कलर होगा। अगर बहुत छोटे पार्टिकल होंगे तो आपको पता है ना, विबग्योर कहाँ से स्टार्ट होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, लाइक दिस, राइट। तो बहुत छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ब्लू लाइट स्कैटर करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं या थोड़े कंपैरेटिवली बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेड लाइट इस तरह से स्कैटर करते हैं। और अगर पार्टिकल्स का साइज़ थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है तो वो पूरी तरह से वाइट लाइट को स्कैटर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से होता है सिस्टम। इसमें आपको दो चीज़ें समझना है, दो चीज़ें जाननी होती है। एक तो आप पढ़ोगे ऑलरेडी कि वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, दैट इज सेपरेट थिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार आप देखोगे ना क्लाउड्स का कलर होता है वाइट। यस, हाँ, अगर उसमें पानी ना हो तो सीधी बात। ठीक है, पानी ना हो का मतलब आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा क्लाउड है जिसमें पानी ना हो? देखो, क्लाउड के मॉइस्चर या हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कितना वाटर है उस पर उसका डेंसिटी डिपेंड करता है, राइट। तो क्लाउड्स यूजुअली वाइट क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं ज़्यादा, तो वाइट लाइट स्कैटर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सन का लाइट जो है जब आप ओवरहेड होता है, ठीक है, तो वो वाइट दिखाई देता है। खैर ये तो कुछ अलग ही रीज़न हो गया, इसका छोड़ो, हटाओ, इसका मैं एग्जांपल बाद में दूंगा, अदरवाइज यहाँ मिसमैच हो जाएगा, छोड़ो। ठीक है, तो वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट वाइल पार्ट ऑफ मींस वाइट पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ्स, जो कि ऑब्वियसली रेड है, ऑरेंज है, लॉन्गर वेवलेंथ्स राइट लाइट। अब आगे बढ़ते हैं। वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू? देखो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक डेटा पहले समझ लेते हैं। द रेड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। ठीक है, when sunlight passes through the atmosphere the fine particles in air scatter basically blue light with shorter wavelengths। क्यों ऑब्वियसली इसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या चीज़ है? स्काई में जो पार्टिकल्स होते हैं, या हमारे स्काई तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, अकॉर्डिंग टू साइंस व्हाट इज स्काई? बेसिकली देयर आर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, और जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज कंपैटिबल है ब्लू लाइट स्कैटर करने के लिए, दैट्स वाई। ओके, इसलिए वो ब्लू लाइट स्कैटर करते हैं। जो पैसेंजर्स फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए हाइट में
जो स्काई का कलर है वो डार्क दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उतने हाइट में हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर्स जो होते हैं काफ़ी रेयरर हो जाते हैं, दे आर नॉट डेंस एट दैट स्टेट और एट दैट पोजीशन वी कैन से। ठीक है, ऊपर जाते जाते हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स जो होते हैं वो लेस डेंसिटी के हो जाते हैं, तो वहाँ पर स्कैटरिंग उतना प्रोमिनेंट नहीं होता या बहुत ही अच्छे से नहीं होता, इसलिए स्काई का कलर है वो डार्क दिखाई देता है। इन स्पाइट ऑफ लुकिंग ब्लू इट लुक्स डार्क। ओके, अब देखो डेंजर सिग्नल्स को रेड लाइट में क्यों रखा जाता है? बेसिकली बिकॉज रेड जो है वो सबसे कम स्कैटर्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे कम स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड इन द सेंस सबसे कम फ्लक्चुएट होगा, सबसे कम डिस्टर्ब होगा बाय फॉग और स्मोक। बीच में फॉग आ गया, स्मोक आ गया, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस नहीं होगा, फिर भी दिखेगा आपको रेड। इसलिए डेंजर सिग्नल्स में रेड को कलर को ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हाँ ऑब्वियसली डिस्टर्ब नहीं होगा तो कलर डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। वो रेड है तो आपको रेड ही दिखेगा, कहीं बहुत दूर तक आपको रेड ही दिखाई देगा। दैट्स वाई रेड लाइट इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में क्या होता है, कोई भी चीज़ को कैजुअली दे देता है, पर ये इंपॉर्टेंट है बहुत कंसेप्ट। चलो, नाउ द चैप्टर इज ओवर एंड आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन आंसर्स। इफ़ यू कैन नॉट डू देन यू कैन चेक आउट फॉर द सोल्यूशंस। मैं जानता हूँ कि देखो इसका सोल्यूशंस यहाँ देने का कोई मतलब नहीं है, बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट है, वो ऑनलाइन आंसर्स देख सकते हैं। आंसर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, ये टैलेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि रटा रटाया आंसर याद करना। ओके ओके देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, विल मीट इन अनदर वीडियो।